नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना आ रहा है 1999 में आया है। इफ़ 0.15 ग्राम ऑफ ए सल्यूट डिजॉल्व इन ए 15 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में अगर मिक्स करते हैं तो इज़ बॉइल्ड एट ए टेम्परेचर ऑफ हायर बाय 0.216 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब है ये चेंज इन टेम्परेचर दिया है, ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का केस है। तो द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सबस्टांस क्या होगा ये बताना है। तो भाई सिंपल सा फार्मूला लगाओ, डेल्टा टी बी, कलर चेंज कर लेते हैं, इज़ इक्वल टू के बी इंटू मोलैलिटी। तो डेल्टा टी बी की वैल्यू यानी यहाँ पे दी है क्वेश्चन में 0.216 इज इक्वल टू के बी की वैल्यू दी है, देखो के बी की वैल्यू है 2.16 इंटू मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होता है, मोल्स ऑफ सल्यूट, 0.15 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इज़ 15 ग्राम, ये भी डाल दिया मैंने। अच्छा देखो यहाँ से काट सकते हो, और केजी में लेना होता है तो यहाँ पे 1000 ऊपर आ जाएगा, ठीक है भाई। और ये देखो पॉइंट हटाया, यहाँ से 2 जीरो साफ़ हो गए। अब ये हो गया अपना 150, ठीक है, 150, और इसको अगर हम काट दें तो ये आ जाता है 10, ठीक है, यहाँ पे 10 आ गया। और हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, मॉलिक्यूलर वेट ऊपर भेज दिया, 10 ऊपर है और 10 इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो सीधा 21 ही लिख दो, 21.6 डिवाइडेड बाय 0.216। देखो ये सिंपल सा नंबर ऊपर वाले ने जो दिया है सही दिया है इसमें, तो ये पूरा का पूरा कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यानी कि 100 के करीब। तो आंसर इज़ दिस, ठीक है, 100 ही आएगा, ठीक है। तो 100 आपका आंसर आ जाएगा। तो आंसर नंबर बी इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन जो आ रहा है हमारे पास 1998 में आया है। ए 5% सोल्यूशन ऑफ केन शुगर, मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है 342, आइसोटोनिक विद 1% सोल्यूशन ऑफ सबस्टांस एक्स के साथ है। तो मॉलिक्यूलर वेट उसका कितना होगा एक्स का, ये हमें क्वेश्चन में पता करना। आइसोटोनिक का मतलब समझ लो कि इसका मतलब है पाई 1 और पाई 2 दोनों तरफ क्या है, बराबर है, ठीक है। तो बराबर है और 5% दिया हुआ है सोल्यूशन का, तो वेट बाई वेट ले लो या फिर वेट बाई वॉल्यूम ले लो, ठीक है, और दूसरे का भी सेम चीज़ है। तो यहाँ पे लिखेंगे मोल्स ऑफ दिस डिवाइडेड बाय, और लिखेंगे वॉल्यूम CRT ROT तो दोनों तरफ बराबर है, काट देंगे, N2 इधर लिख दो और नीचे V2 लिख दो, ये और ये उड़ा दो। अगली लाइन में लिख देते हैं 1% जो और 5% क्वेश्चन में दिया है वो ध्यान से पढ़ो, 5 ग्राम डिवाइडेड बाय उसका मॉलिक्यूलर वेट 342, ठीक है, इनटू वॉल्यूम लिख दिया यहाँ पे V, क्योंकि वो एग्जैक्टली 100 ही आएगा दोनों केस में, ठीक है। एक अगर 5% से लोगे तो वो आ जाएगा 100, और इसमें भी 1% लोगे तो वो आ जाएगा 100, दोनों में सेम है। और अगला आ जाएगा यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट उसका निकालना है और इंटू V, तो ये और V कट गए दोनों। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, मॉलिक्यूलर वेट 342 डिवाइडेड बाय 5, इससे काट दो तो 6 30, यानी कि 68 पॉइंट समथिंग आंसर आ जाएगा, 68.4। ए इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 1998 क्वेश्चन में आया है ये क्वेश्चन। द वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्वेंट, ठीक है, डिक्रीज हो गया है 10 mm, ठीक है, यानी चेंज इन प्रेशर दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में 10 mm, ओके, ऑफ ए मर्करी व्हेन नॉन वोलाटाइल सल्यूट वाज एडेड टू सॉल्वेंट में जब ऐड किया गया तो 10 mm कम हुआ, डिक्रीज इन प्रेशर। द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सल्यूट इन सोल्यूशन, सल्यूट का दिया हुआ है मोल फ्रैक्शन कितना 0.2। what should be the mole fraction of the solvent if decrease in vapor pressure is 20 mm ऑफ मर्करी हो जाएगा, तो कितना आएगा ये बताना है, ठीक है भाई, बहुत सिंपल है। तो पहले अपना प्योर प्रेशर निकाल देंगे, डेल्टा P डिवाइडेड बाय P0 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सल्यूट या मोल फ्रैक्शन ले लो, सीधा रिश्ता रेशो में। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 0.2 डिवाइडेड बाय नीचे दूसरे का मोल्स यानी मोल फ्रैक्शन, वो कितना आ जाएगा 0.8, क्योंकि 0.2 प्लस 0.8 मिला के 1 होना चाहिए ना, मोल फ्रैक्शन का सम जो है 1 होता है। तो अपना ये आ गया। तो इसको हम अगर देखें तो यहाँ पे दिया है पहले वाले क्वेश्चन में 10, दूसरे में P0 निकल जाएगा यहाँ से, इसके पॉइंट हटाओ, ये काट दो, 2/1/4 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो P0 की वैल्यू जो है 40 आ गई, ठीक है। P0 की वैल्यू अगर 40 आ गई, अब हम आगे क्वेश्चन में करते हैं, पढ़ते हैं। इसमें कह रहा है 20 mm हो गया है, तो बताओ कि व्हाट इज़ द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कितना है। तो चेंज इन प्रेशर इस बारी कितना दिया है भाई 20, और स्टार्टिंग में आपको पता, यहाँ से क्वेश्चन में जो निकला है P0 वो पता चल गया 40। तो यहाँ पे डाल दो मोल फ्रैक्शंस ऑफ दूसरे वाले के, इसके ले लेते हैं x, और सॉल्वेंट के जो आ जाएंगे फिर 1 - x आ जाएगा। इसको जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाता है 1/2, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा ये 2x
2x, ये आ गया 1 माइनस एक्स, ये x उधर भेज दो, ये आ गया अपना 3x, 1 इज इक्वल टू 3x, तो ये अपना आ गया 1/3x, यानी कि ये किसके सल्यूट के आ गए। ठीक है, उसने क्वेश्चन में पूछा है सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट कितना आ जाएगा, 1 से माइनस करो, 1 माइनस 1/3, तो आ गया सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन, तो ये आ जाता है 2/3। तो इसको अगर आप डिवाइड करो तो ये आ जाता है 0.66 के करीब। तो इसमें आंसर देख लेते हैं कौन सा, आंसर बी इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फिर। ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन आ गया। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 200 ml ऑफ ऑन एक्वस सोल्यूशन ऑफ ए प्रोटीन कंटेन्स 1.6 ग्राम। ठीक है, तो एक्वस सोल्यूशन है, जो वॉल्यूम दिया हुआ है वो लिख लो फटाफट 200 ml। ठीक है, और जो वेट दिया हुआ है उसका वेट दिया हुआ है 1.26 ग्राम। ठीक है, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ दिस सोल्यूशन 300 केल्विन टेम्परेचर पे कितना है, इतने बार है। ठीक है, द मोलर मास ऑफ द प्रोटीन कितना होगा ये बताना है। अगर इसकी वैल्यू बता दिया आर की कितनी यूज़ करनी है, 0.083। तो हम फटाफट क्वेश्चन को करते हैं, तो देखते हैं। तो पाई इज इक्वल टू क्या होगा, फार्मूला CRT। देखो भाई, मैं एक बात बताता हूँ आप लोगों को, CRT और इसके साथ हमेशा आई का मल्टीप्लाई ज़रूर करना है। यहाँ पे प्रोटीन है तो उसकी वैल्यू 1 ले लेंगे क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अदरवाइज आप आई अगर नहीं लगाते, अगर कोई किसी टाइम सॉल्ट वगैरह दे दिए तो आप आंसर गलत कर सकते हो। ऑस्मोटिक प्रेशर दिया है आपका क्वेश्चन में 2.57 इंटू 10⁻³ माइनस का, और वेट ऑफ सल्यूट कितना दिया हुआ है 26 डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर वेट निकालना है क्वेश्चन में, इनटू वॉल्यूम कितना दिया है 200 ml डिवाइडेड बाय 1000 लीटर में लेंगे। ठीक है, इनटू आर की वैल्यू 0.083, और फिर उसके बाद टेम्परेचर भी दिया है 300 केल्विन। अब क्वेश्चन में सॉल्व करना है और फटाफट आंसर कर लेना है। ये 2 से 2 उड़ा दिए, 0 10 ऊपर भेज दिया, 12 आ गया, 12.6 डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर वेट और इनटू आर वगैरह, इसकी वगैरह वैल्यू मल्टीप्लाई करो। 8 3 24 हमेशा याद रखा करो। ज़्यादातर इसका आंसर जो कितना आता है यानी 24 के करीब आ जाएगा, 24 समथिंग आ जाएगा, देख लेना आप यहाँ पे। फिर उसके बाद है मॉलिकुलर वेट और यहाँ पे ये दिया हुआ है। अब हम इसको कर देते हैं इधर उधर शिफ्ट, मॉलिकुलर वेट ऊपर और 12.6 इंटू 24 डिवाइडेड बाय 2.57 इंटू 10⁻³ इसको आप वगैरह अगर सॉल्व करते हो तो आंसर जो है तकरीबन कितना आ जाता है, 61038। तो अब देख लेते हैं कौन सा आंसर है। तो इसमें आंसर जो दिख रहा है हमारा डी के करीब आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो मूव करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या कहता है पढ़ते हैं। द वेपर प्रेशर ऑफ ए CCl4 143 mm ऑफ Hg दिया हुआ है। ठीक है, 0.5 ग्राम दिया है नॉन वोलेटाइल। मार्क करो, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो होता है ना, इसकी वजह से प्रेशर क्या होता है, 0 होता है भाई, क्योंकि ये सॉलिड होता है, नीचे बैठ जाएगा तो इसकी वजह से प्रेशर 0 आएगा। इट डिजॉल्व इन ए 100 ग्राम CCl4। ठीक है, द वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन कितना होगा ये क्वेश्चन में फाइंड करना है। तो पी टोटल निकालना है आपने, तो 2 लोगों की वजह से आएगा, दोनों की वजह से लिख दिया। और ये अपना नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वाला है तो इसको काट देते हैं क्योंकि ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है पार्शियल प्रेशर सिर्फ पहले वाले के ऊपर डिपेंड करेगी। तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा, P0 पहले वाले का और मोल फ्रैक्शन पहले वाले का। तो मोल फ्रैक्शन के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा भाई, मोल्स का रेशो निकालना पड़ेगा। तो अब हमें इसको देखना पड़ेगा कैसे सॉल्व करना है। तो पहले मोल्स निकाल लेते हैं। CCl4 के मोल्स निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, गिवन वेट कितना दिया है CCl4 का 100 ग्राम। ठीक है, क्वेश्चन में 100 ग्राम दिया है, लिख लिया। और डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर वेट 35.5 इंटू 4 प्लस 12, क्योंकि ये CCl4 का आ गया। इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो 154 आ जाता है, और ऊपर है 100 डिवाइडेड बाय 154, तो इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो ये तकरीबन 0.69 आ जाता है। ठीक है, तो 64 के करीब आ जाता है। तो इतना ही रखते हैं एग्जैक्ट, क्योंकि इसके बहुत पास आंसर है, देखो ना 141 143। और फिर आगे बढ़ते हैं, तो मोल्स ऑफ निकालते हैं हम अगले वाले के जो गिवन सल्यूट है। तो उसका जो मास गिवन है क्वेश्चन में वो है 0.5 ग्राम। तो 0.5 डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर वेट क्वेश्चन में दिया है वो है 65 से डिवाइड किया। तो इसका जब हम सॉल्व करते हैं तो ये आंसर आ जाता है 0.007 के करीब। तो इतना ही रखते हैं। तो अब हम मोल फ्रैक्शन निकालेंगे CCl4 के। ठीक है, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल्स का रेशो। तो ऊपर आ गया 0.64 CCl का, और नीचे टोटल 64 प्लस 0.007। इसको हम अगर ऐड करें और फिर डिवाइड करें तो ये आ जाता है नीचे 0647, ऊपर आ जाता है 0.64। अगर इसको हम सॉल्व करें तो आंसर हमारे पास आ जाता है वो है 0.98
के करीब, ठीक है, ये आंसर आ गया। अब हम निकाल लेंगे प्रेशर, तो प्रेशर क्या आएगा, पी टोटल इज इक्वल टू, जो प्योरेस्ट फॉर्म में इसका दिया हुआ था प्रेशर वो है 143 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ CCl4 वो है 0.98, तो अगर इसको मल्टीप्लाई करो तो ये तकरीबन आपका आंसर आता है 141 पॉइंट समथिंग। तो इसका आंसर है आपका जो बी वाला, सी वाला जो है करेक्ट आंसर है, ठीक है। 1996 का अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिलेशनशिप बिटवीन ऑस्मेटिक प्रेशर, ठीक है, ऑस्मेटिक प्रेशर एट 273 केल्विन व्हेन 10 ग्राम ग्लूकोज, 10 ग्राम यूरिया और 10 ग्राम सुक्रोज डाला गया। देखो बहुत बढ़िया सवाल है और बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है इसका। क्या करना है हमें, सबका वेट तो सेम है, तो इसका मतलब है ऑस्मेटिक प्रेशर जो होता है वो मोल्स अपॉन वॉल्यूम और RT होता है, ठीक है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम और RT। तो इसका मतलब ये सब चीज़ें कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ऑस्मेटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स के। तो मोल्स किसके बराबर होता है, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ये भी सबका सेम है, तो मॉलिक्यूलर वेट जिसका ज़्यादा उसका ऑस्मेटिक प्रेशर कम। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो मॉलिक्यूलर वेट आएगा वो सुक्रोज का होता है, वो होता है 342। और फिर उसके बाद देखें तो अगर यूरिया का वो होता है तकरीबन 60 के करीब, या आप सॉल्व कर लेना 60 या 70 के करीब होगा, ठीक है। और ग्लूकोज का जो होगा वो होगा अपना 180, ठीक है। तो इसमें आपका देखने को मिल गया कि कौन सा सबसे ज़्यादा होगा, जिसका सबसे कम है तो वो है यूरिया। यूरिया का प्रेशर है जो है 2 नंबर है यानी P2। फिर उसके बाद है अपना दूसरे नंबर पे ग्लूकोज यानी P1, तो यानी कि P1 कहाँ पे मिल जाएगा आपको, P2 P1 ये वाला, तो यानी फर्स्ट आंसर जो है करेक्ट आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग का मतलब हो गया कम हो रहा है, ठीक है, फॉर ए वेपर प्रेशर ऑफ ए सोल्यूशन इज इक्वल टू, किसके बराबर होता है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसको बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग प्रेशर ये वाला, और ये किसके बराबर होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट के होता है, ठीक है। तो आंसर कौन सा चला जाएगा आपका, ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये आपका क्वेश्चन आया है 1992 में। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ़ 0.1 मोलर सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एंड 0.1 मोलर सोल्यूशन ऑफ यूरिया आर प्लेस्ड ऑन द टू साइड ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इक्वल हाइट, ठीक है, देन इट विल बी करेक्ट टू से दैट, क्या कहना चाहता है करेक्ट, जैसे भाई एक कंटेनर बनाया, इधर भी एक कंटेनर बनाया, इधर भी 0.1 मोलर है सोल्यूशन का और इधर भी 0.1, यार कंसंट्रेशन सेम है तो ऑस्मेटिक प्रेशर क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है ये आइसोटोनिक प्रेशर है, आइसोटोनिक सोल्यूशन है, तो उसमें कोई मूवमेंट तो होता नहीं है, तो क्या बोलेंगे, नेट जो नो नेट मूवमेंट अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ये आपका आंसर पहला करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 1992 में आया है विच वन इज़ ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 होती हैं, पहला था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दूसरा था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और चौथा था ऑस्मेटिक प्रेशर। तो इसमें देख लो कौन सा है, इसमें फ्रीजिंग पॉइंट लिखा है, इन्होंने वो चीज़ नहीं लिखा ना, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसीलिए ये आंसर नहीं हो सकता। तो आंसर कौन सा जाना चाहिए, सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 1991 में आया है एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन, क्या है, कह रहा है ब्लड सेल रिटेन देयर नॉर्मल शेप इन ए सोल्यूशन, ठीक है, अपना शेप दोबारा से गेन कर लेता है, रिटेन कर लेता है, तो इन ए सोल्यूशन, ठीक है, विच आर, तो वो क्या होना चाहिए जो अपना नॉर्मल शेप मेंटेन करेगा, तो 100% कौन सा आंसर आएगा, आइसोटोनिक, क्योंकि उसमें ही अपना शेप वो मेंटेन कर सकता है। अगर आप हाइपरटोनिक में रखोगे, जैसे हाइपोटोनिक में रखोगे तो बाहर का सोल्यूशन में पानी ज़्यादा है तो अंदर इंटर करेगा, सेल फट जाएगा। हाइपरटोनिक में रखोगे तो यानी कि वो पूरा का पूरा वाटर खींच लेगा, चूस लेगा, जिसकी वजह से श्रिंक हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर है इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 1991 में क्वेश्चन आया है और क्या कह रहा है, द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द रेशो बिटवीन द नंबर ऑफ, किसके, नंबर ऑफ सल्यूट, ठीक है, नंबर ऑफ सल्यूट मॉलिक्यूल्स टू द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, ठीक है, मोल फ्रैक्शन कहीं भी मिल जाए वो ज़्यादा बेटर है, सल्यूट मॉलिक्यूल टू द टोटल मॉलिक्यूल्स इन द सोल्यूशन इज करेक्ट आंसर, बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 2010 में आया है, ए सोल्यूशन ऑफ सुक्रोज, ए सोल्यूशन ऑफ सुक्रोज जिसका मॉलिक्यूलर वेट गिवन है हैज़ बीन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 68.5 ग्राम ऑफ सुक्रोज इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर, ओके। अगला क्वेश्चन में कह रहा है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन ऑब्टेन विल बी, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन कैसे मिलेगा, क्या होगा, ये बताना है। तो भाई फॉर्मूला लगाओ, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू मोलरिटी,
और साथ में आई ज़रूर लगाओ। यहाँ पे आई की वैल्यू 1 है क्योंकि सुक्रोज है, लेकिन फिर भी हमें लगाना सीखना है, ठीक है। अब हम के एफ़ की वैल्यू क्वेश्चन में देखते हैं तो 1.86 है, ठीक है। जो मोलैलिटी होती है उसका फार्मूला क्या होता है, मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो अगली लाइन में अगर हम यहीं पे लिख दें कि 1.86 इंटू मोल्स कैसे निकलेगा, गिवन वेट आपको दिया हुआ है 68.5 डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर वेट कितना आ जाएगा सुक्रोज का, ये दिया हुआ है 342, ठीक है। और वेट ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है 1000 ग्राम। इसको हमने केजी में लेना है तो ये 1000 से डिवाइड करोगे तो ये तो कट ही जाएगा, 1 आ जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो जो पूरा आप अगर 68.5 को अगर डिवाइड करो तो ये आपका आता है 0.2 आ जाएगा अप्रॉक्स, और बाकी ये आपका 1.86 तो है साथ में, ठीक है। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें अब तो आपका आंसर आता है 0.37, ठीक है, 37 आ जाएगा। अच्छा ठीक है, अब आपका आंसर देखो दिया है 0.37 माइनस का और प्लस का। अब हम ध्यान से देखते हैं क्या आना चाहिए। देखो यार, लोअरिंग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है ना, तो इसका मतलब जो भी आप आंसर निकालते हो वो 0 से कम हुआ है, और ज़्यादा कम हुआ है तो माइनस में आपका आंसर आ जाएगा जो फाइनल टेम्परेचर होगा, ठीक है। तो इसीलिए इसमें जो आप चेंज निकालते हो वो तो 100% प्लस में आएगा 0.37, लेकिन फाइनल जो आपका फ्रीजिंग पॉइंट आएगा वो 0 माइनस आ जाएगा, और माइनस यहाँ पे साइन लग जाएगा, तो आंसर आपका जो फाइनली आ जाता है 0.37 आ जाता है। तो आंसर कौन सा है आपका करेक्ट, ए इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसमें क्या क्वेश्चन में बोला है, 2006 में आया, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। ड्यूरिंग ऑस्मोसिस, ठीक है, फ्लो ऑफ वाटर थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो कैसे होता है, इसमें ऑप्शंस दिए हैं। पहले तो हम समझ लें ऑस्मोसिस होता क्या है, ठीक है भाई। ऑस्मोसिस समझने के लिए एक छोटा सा चैम्बर बना लिया, ए टाइप और बी टाइप लिख दिया, यहाँ पे ओ टाइप लिख दिया। चलो यहाँ पे छोटे छोटे पार्टिकल्स बना दिए। ये पार्टिकल अपने सल्यूट के पार्टिकल्स हैं, ये थोड़े से कम बनाए। तो जहाँ पे कंसनट्रेशन ज़्यादा यानी सल्यूट ज़्यादा है तो यहाँ पे कंसनट्रेशन भी हाई हो गई, ठीक है, कंसनट्रेशन हाई, ठीक है, कंसनट्रेशन हाई हो गया। इधर कंसनट्रेशन जो है लो है इसके कंपैरिजन में, तो यानी कि मूवमेंट ऑफ वाटर कहाँ से कहाँ होगा, इधर होगा, यानी ओ से ए की तरफ होगा, यानी कि कम कंसनट्रेशन से ज़्यादा कंसनट्रेशन की तरफ वाटर मूवमेंट करता है, ठीक है। अब इस तरह का ऑप्शन ढूंढ लेते हैं। फ्रॉम द सोल्यूशन हैविंग द लोअर कंसनट्रेशन ओनली, बिल्कुल सही है, इसी में तो मूवमेंट होगा, तो आंसर ए इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला 2006 में आया है, एक सॉल्व करने वाला न्यूमेरिकल है। 1 ग्राम ऑफ ए नॉन इलेक्ट्रोलाइट सल्यूट, ठीक है, मॉलिकुलर वेट दिया हुआ है 250 ग्राम, वाट डिजॉल्व इन ए 51.2 ग्राम बेंजीन, ठीक है। इफ़ द फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट के एफ दिया हुआ है बेंजीन का इतना 5.12, तो बताना है भाई फ्रीजिंग पॉइंट बेंजीन का कितना लोअर हुआ है, यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डेल्टा टी एफ निकालना है, के एफ यहाँ पे डालना है इनटू मोलैलिटी, और मैंने बोला है आई ज़रूर डालना। अब बेंजीन फिर से ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसकी भी वैल्यू फिर से 1 हो जाएगी, तो हटा देते हैं। के एफ की वैल्यू जो है 5.12 है, ओके। मोलैलिटी कैसे आएगी, मोल्स आप सल्यूट निकालना पड़ेगा, सल्यूट का वेट कितना दिया है 1, और मॉलिकुलर वेट भी क्वेश्चन में दिया है आपको 250 ग्राम, ठीक है, 250। और नीचे वेट ऑफ सॉल्वेंट भी देखना पड़ेगा वो कितना है, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट इन्होंने क्वेश्चन में मेंशन किया है, देखते हैं कितना है। हाँ, ये लिखा है 51 ग्राम, ठीक है, 51.2 यहाँ पर लिख दिया 51। एक मिनट रब कर देता हूँ थोड़ा साफ, तो ये दिया हुआ है क्वेश्चन में 51.2 डिवाइडेड बाय 1000, क्यों, क्योंकि केजी में लेते हैं, ठीक है ना। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये काट देते हैं, ये 4 आ गया। अब हम जल्दी से डिवाइड करते हैं, 5.12 डिवाइडेड बाय 51.2, और ये 4 ऊपर चला गया। देखो एक बात समझते हैं, यहाँ पॉइंट हटाओ तो ऊपर एक 10 की पावर -1 लगाना पड़ेगा ना, तो यहाँ से ये कट जाएगा, सीधा कट गया। अब अपना आंसर आ गया यहाँ से 0.4, ठीक है। इसको सॉल्व करके अपने पास कितना आंसर आ जाता है 0.4, ठीक है। तो इस वाले में देख लेते हैं आंसर क्या है, आंसर इज़ बी इज़ करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब 2006 में क्वेश्चन आया है। 2006 में क्या क्वेश्चन आया है, ए सोल्यूशन कंटेनिंग 10 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। डेसीमीटर क्यूब की जो यूनिट दी है इसका मतलब समझो ये लीटर है, 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर के बराबर, ठीक है। यहाँ पे 1 लीटर दिया है और 10 ग्राम दिया है, ठीक है, 2 चीज़ें मिल गई यूरिया की। मॉलिकुलर वेट भी दिया हुआ है, आइसोटोनिक है, 5% सोल्यूशन ऑफ नॉन वोलाटाइल, 5% सोल्यूशन है, इसका मतलब 5 ग्राम जो है सोल्यूट है और उसमें 100 ग्राम क्या है, 100 ग्राम सोल्यूशन है। या फिर अगर इधर ml में है, ऊपर वाले केस में लीटर वूटर चल रहा है तो यहाँ पे ml लिख दो, सीधा ml लिख दिया सोल्यूशन का पूरा, ठीक है। तो मॉलिकुलर मास निकालना है, तो इसमें आइसोटोनिक का मतलब है हिंट में दोनों के दोनों पाई जो हैं बराबर है। तो पाई का मतलब है यहाँ पे CRT C1 RT C2 RT,
तो ये चीज़ें सेम है, काट दो। अब यहाँ पे आता है मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन N1 V1 N2 V2, ये लिख दिया मैंने फटाफट। जो क्वेश्चन में दिया है अब वो यूज़ करना है। मोल्स क्या होते हैं? गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अब पहले वाले में दिया है जो यूरिया के बारे में बोला है 10 ग्राम 1 लीटर में, तो इसका मतलब है 10 ग्राम, और यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट क्वेश्चन में दिया हुआ है 60 ग्राम, ठीक है। और इनटू कितने लीटर में? 1 लीटर में। 1 लीटर, या फिर मैंने ml में लिख दिया है, फिर से उसको कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं, चलो 1 लीटर ही यूज़ कर लेते। तो अगले यहाँ पे जो लिखा है इस साइड 5 ग्राम दिया हुआ है, 5% का मतलब 5 ग्राम, और ml में कितना वॉल्यूम आ जाएगा, यहाँ मॉलिक्यूलर उसका नहीं दिया वेट, ये हमें निकालना है। यहाँ पे लिख दिया 100 डिवाइडेड बाय 1000, क्योंकि इसको लीटर में कन्वर्ट किया। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 2 जीरो से 2 जीरो उड़ गए, ये 10 ऊपर चला जाएगा अब यहाँ पे। तो अगली लाइन में हमने लिख दिया इसको 50। अब ये मॉलिक्यूलर वेट इधर शिफ्ट कर दो, तो यहाँ पे आ गया MW, और यहाँ 0 से 0 उड़ा दो, तो ये आ गया 1/6, तो 6 ऊपर भेज देते हैं यहाँ पे, तो ये आ गया आपका आंसर कितना? 300। तो मॉलिक्यूलर वेट क्वेश्चन में कितना आना चाहिए? 300। देखते हैं आंसर में, तो आंसर आपका C इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो 2006 में आया अपना क्वेश्चन, 2005 में आया है। सोल्यूशन ऑफ ए यूरिया, ठीक है, यूरिया का, इसका में मॉलिक्यूलर वेट देखो 56 दिया है, जैसा क्वेश्चन में दिया होगा वैसे हमने यूज़ करना है। बॉयल्स एट ए 100.18 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेम वगैरह रखा गया है। इफ़ KF एंड KB, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, KF की वैल्यू जो है पहली है, तो यहाँ पे ही मेंशन कर दो KF है ये, और ये KB है, ठीक है, दिया हुआ है। अब सोल्यूशन विल फ्रीज, तो कह रहा है फ्रीजिंग पॉइंट उसका क्या होगा, ये निकालना है। तो भाई आपने क्या करना है, डेल्टा TB डिवाइडेड बाय डेल्टा TF को डिवाइड करो इस केस में, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा KB डिवाइडेड बाय KF, ऊपर भी आ जाएगा मोलरिटी, और मोलरिटी दोनों के केस में सेम ही होगा, और I की वैल्यू भी दोनों के केस में सेम होगी, तो ये भी काट दो। तो अब इन दोनों का रेशो ले लो। डेल्टा TB की वैल्यू भाई कैसे निकलेगी? आपका बॉइलिंग पॉइंट कितना दिया हुआ है? 100.18। अगर वाटर को देखा जाए तो बॉइलिंग कितने पे होता है? 100 पे, तो 100 से माइनस कर लोगे, डिफरेंस इन दोनों के बीच का जो आएगा 0.18 आएगा। 0.18, नीचे डेल्टा TF निकालना है। यहाँ पे हमें KB की जो वैल्यू है वो दी हुई है 0.512 डिवाइडेड बाय 1.86। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 0.18 इंटू 1.86 डिवाइडेड बाय 0.512 इज़ इक्वल टू डेल्टा TF। अगर हम 0 पॉइंट इसको मल्टीप्लाई करें 186 के साथ, तो ये तकरीबन आपका आंसर आता है 0.334, और अगर इससे बाद में हम डिवाइड करें तो ये आपका आंसर आता है 0.6 के करीब, 6 के करीब, अब 65, ठीक है, आगे थोड़ा सा इतना और लिख देता हूँ, इतने के करीब आता है। अब ये चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट आया, आपको पता है कि चेंज इन फ्रीजिंग को कैसे लिखते हैं? डेल्टा TF इज़ इक्वल टू इनिशियली 0 होगा, फिर माइनस का करेंगे यहाँ पे जो फाइनल होगा, ठीक है ना। तो आपका चेंज आया है यहाँ पे, चेंज कितना आया? 0.65, तो ये माइनस उधर चला जाएगा, तो TF जो फाइनल फ्रीजिंग पॉइंट आएगा वो -0.65 आएगा। तो देख लेते हैं इस तरह का, तो माइनस में एक ये आंसर है 0.65, यानी B इज़ करेक्ट आंसर। देखो प्लस में भी है, लेकिन प्लस वाला नहीं करना है, ये बात ध्यान रखना है। डिप्रेस्ड हुआ है और इसका मतलब और माइनस में चला गया 0 से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2002 में आया है, फार्मूला बेस है। सोल्यूशन कंटेन्स नॉन वोलाटाइल, ठीक है, सोल्यूट ऑफ ए मॉलिक्यूलर मास M2 दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सोल्यूट इन टर्म्स ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। भाई ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला लिख लो सीधा, पाई इज इक्वल टू क्या होता है? CRT, और C क्या है? कंसनट्रेशन मोल्स, मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम RT। फिर इसको और ओपन कर दो, मोल्स को लिखते हैं गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू RT। मॉलिक्यूलर वेट तो हमें निकालना है, तो बस इधर उधर शिफ्ट करो, मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू गिवन वेट RT डिवाइडेड बाय पाई। अब इस तरह का आप देख लो इसमें जहाँ पे आ रहा हो। अच्छा, यहाँ पे एक और है, कंसनट्रेशन के साथ वॉल्यूम भी था, तो यहाँ पे वॉल्यूम भी डाल देना, तो वॉल्यूम भी नीचे आएगा। तो अब हम आंसर देखते हैं, कौन सा आंसर होना चाहिए जिसमें पाई नीचे है, ठीक है, और वॉल्यूम भी नीचे होना चाहिए, ठीक है। ये आपका B वाला आंसर जो है करेक्ट आंसर है, ठीक है, तो आपका B करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हाँ, 2001 में आया है, क्या कह रहा है क्वेश्चन में? प्योर वाटर कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर, ठीक है। सी वाटर जो है आपको मिल गया, अब उससे आप प्योर वाटर निकालना चाहते हो, तो सिंपल सी बात है भाई, उसमें एक ही प्रोसेस करेंगे जिसका नाम है रिवर्स ऑस्मोसिस, तो C इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 2000 में एक क्वालिटेटिव में एक क्वेश्चन आया है, फ्रॉम द क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सोल्यूशन, ठीक है,
विच वन इज़ द बेस्ट मेथड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ ए मॉलिकुलर वेट ऑफ द प्रोटीन्स एंड पॉलीमर। ठीक है, प्रोटीन्स और पॉलीमर के जो वेट को मेज़र करने के लिए सबसे बेस्ट वाला मेथड कौन सा होगा, तो वो आपका मेथड एक ही है, वो है ऑस्मोटिक प्रेशर इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो मूव करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपना 1999 में आया है। क्या कह रहा है, द वेपर प्रेशर ऑफ ए बेंजीन, ठीक है बेंजीन आ गया, एट ए सर्टेन टेम्परेचर 640 mm ऑफ Hg है प्योर फॉर्म में। जो भी अकेले में दिया होता है उसका प्योर फॉर्म बोलते हैं। नॉन इलेक्ट्रोलाइट का तो जीरो होता है। ठीक है, यहाँ पे हाईलाइट कर लेना, नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड है। वेटिंग, इसका वेट कितना दिया हुआ है 2.175 ग्राम एडेड टू 39.08 ग्राम ऑफ बेंजीन। तो वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन का भी दे दिया, यानी पी टोटल वो कितना आ गया 600 mm ऑफ Hg। व्हाट इज़ द मॉलिकुलर वेट ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस। इसमें आपने रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का कंसेप्ट लगाना है और ख़त्म हो जाएगा। मोल्स ऑफ सोल्यूट ऊपर आते हैं, नीचे मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो बस अब वैल्यू को डालो और सॉल्व करो। चेंज इन प्रेशर कितना आ जाएगा, पहले प्योर फॉर्म में कितना था 640 माइनस कितना हो गया सोल्यूशन का टोटल 600, प्योर फॉर्म में कितना था 640 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट। मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या होता है, 2 गिवन वेट 2.175 डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर वेट, यही तो निकालना है हमें। और इसके बाद नीचे बेंजीन का मॉलिकुलर वेट, गिवन वेट कितना दिया है 39.08 डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर वेट उसका कितना होता है, तो बेंजीन में होते हैं 6 और हाइड्रोजन कितने होते हैं 6, तो इसको 72 6 78 78 आ जाएगा। तो इसका जो है 78 आ जाएगा, इससे काटो तो ये एग्जैक्टली कट जाता है, यहाँ पे 2 के करीब आ जाएगा। तो दो जो है ये आपका नंबर इस तरफ लिख देता हूँ थोड़ा, 640 और 600 से गैप किया तो ये आ गया 40, नीचे आ गया 640 और यहाँ पे जो है सॉल्व करके 2.175 डिवाइडेड बाय, इसको थोड़ा दूसरे कलर से अलग कर देते हैं। हाँ, अब देखो नीचे डिवाइड किया मॉलिकुलर वेट और यहाँ पे सॉल्व करके आपका आया था 1/2, तो ये 2 सबसे ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे आपका 2 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, जगह खाली कर देते हैं, वो तो समझ आ गया था आपको। तो यहाँ पे आप इसको 2 लिख दो मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो अब हम कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। मॉलिकुलर वेट इज इक्वल टू 2.175 इंटू 2 डिवाइडेड बाय, नीचे आ जाएगा 40 और ऊपर चला गया आपका 640, 1 0 से 0 उड़ गया, 4 से यहाँ से भी कर जाएगा, 16 चौके 64, 2 दूनी 4 4 और इंटू 16, तो तकरीबन इसके मल्टीप्लाई करोगे 60 के करीब कुछ आंसर होना चाहिए, तो 69 समथिंग, तो आंसर ए इज़ करेक्ट आंसर। इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 69.5 के करीब आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये आया है 1997 में, अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग 0.1 मोलल, यानी मोललिटी सबकी सेम है, एक्वस सोल्यूशन विल हैव द लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। सबसे कम फ्रीजिंग पॉइंट किसका होगा भाई साहब, एक बात बताता हूँ, फ्रीजिंग पॉइंट के कंसेप्ट में आई का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस वाले क्वेश्चन के लिए खासकर। तो फार्मूला था आई इंटू के एफ यहाँ पे, और मोललिटी सबका सेम है, आई की वैल्यू जिसकी ज़्यादा उसका फ्रीजिंग पॉइंट उतना ही कम हो जाएगा। तो भाई इसमें देख लेते हैं, ये 2 आयन है, अगर अल्फ़ा कुछ नहीं दिया तो 100% लेना है, तो अल्फ़ा इसके लिए आई इज इक्वल टू 1 - 1 प्लस 2 है में टूटेगा और ये आंसर आ जाएगा यहाँ पे 2। फार्मूला हम लगा रहे हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का, 1 - अल्फ़ा प्लस एन अल्फ़ा होता है। आई दूसरे का निकालते हैं, ये पहला पार्ट है। बी पार्ट, अब देखो उसमें है ग्लूकोज, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसका 1 ही होता है हमेशा, एक ही बार में लिख दिया मैंने। सी आंसर का देख लेते हैं, एल्युमिनियम, उसका कितना आ जाएगा भाई 1 - अल्फ़ा, अल्फ़ा 100%, और कितने आयंस हैं देखो, 2 एल्युमिनियम है और 3 सल्फेट हैं, तो टोटल कितना आ गया 2 + 3 5 आ गए। तो यहाँ पे 5 × 1, तो ये तो कट जाएगा, तो 5 आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो लास्ट वाला है ये भी ऑर्गेनिक है, इसका भी 1 आ जाएगा। तो सबसे कम कहाँ पे आ जाएगा, तो आंसर जो है आपका सी आंसर इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं अब। ये क्वेश्चन जो है 1994 में आया है। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट हैव द सेम वैल्यू ऑफ ए वांट ऑफ फैक्टर, जिसकी इस वाले की जितनी वैल्यू है उतनी ही किसी नीचे की भी होगी, अब उसको ढूंढना है। तो इसमें कितनी है ये पता कर लें पहले। पोटेशियम देखो कितने हैं, कम्प्लेक्स कंपाउंड में ब्रैकेट के अंदर जितने होंगे उसको पूरा 1 माना जाएगा, और जो बाहर होंगे उनको काउंट कर लो, तो 3 हो गए बाहर, तो टोटल आ गया 4। 4 वैल्यू देखनी किसकी है, तो पहले वाले की देखो सोडियम कितने हैं 2, सल्फेट कितना 1, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3, क्योंकि अल्फा हम ले रहे हैं 100%। नीचे वाले सी वाले ऑप्शन की देख लेते हैं, इसकी कितनी है 2, इसकी कितनी है 3, तो टोटल आ गए 5। ठीक है, ये भी मैच नहीं कर रहा है। एल्युमिनियम यहाँ पे 1 है और नाइट्रेट कितने हैं 3, तो यहाँ पे 4 आ गया, तो वो कह रहा है किसके साथ मैच कर रहा है, तो आंसर बी इज करेक्ट आंसर। नीचे वाले का कितना आ जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं अब। 1994 में क्वेश्चन आया है, ये अच्छा क्वेश्चन है।
एट 25 डिग्री सेल्सियस द हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर इज एग्जिबिटेड। ये भी ऑस्मोटिक प्रेशर का केस है और आई से ही सॉल्व होगा। सिंपल सी बात है, ग्लूकोज एक ऑर्गेनिक कंपाउंड 1 आ जाता है, वांट ऑफ फैक्टर। यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड 1 आ जाता है, वांट ऑफ फैक्टर। कैल्शियम क्लोराइड इसका जो है आपका 1 और क्लोरीन 2 हैं, तो टोटल कितना आ जाएगा 3 वांट ऑफ फैक्टर। और पोटेशियम कितना 1 और क्लोरीन 1, तो यहाँ पे कितना आ जाता है 2। तो आंसर कौन सा जाएगा आपका, सी इज करेक्ट आंसर। तो हाईएस्ट ये भी पढ़ लेना, हाईएस्ट है या लोएस्ट, जल्दबाजी में बच्चे गलत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 1991 में ये क्वेश्चन आया है, द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ ए वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द रेशो बिटवीन द नंबर ऑफ। ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग हमेशा याद रखना, कोई भी हो वेपर प्रेशर का हो, वो हमेशा सल्यूट के पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सल्यूट। ठीक है, सल्यूट मॉलिक्यूल्स टू सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स नहीं, सल्यूट मॉलिक्यूल्स टू द टोटल मॉलिक्यूल्स इन ए सोल्यूशन नहीं, सल्यूट मॉलिक्यूल्स टू द टोटल मॉलिक्यूल्स, अच्छा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स टू द टोटल नहीं, सल्यूट मॉलिक्यूल्स आएगा और वो आपके टोटल मॉलिक्यूल्स के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। बी इज करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग, जो 1991 में आया, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सोल्यूशन है मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट। देखो मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब है कि डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई वांट ऑफ फैक्टर, इसके बाद के एफ सबके लिए सेम ही होने वाला है, तभी इन्होंने वैल्यू नहीं दी, और इनटू मोलैलिटी। मोलैलिटी भी तकरीबन इसके साथ डिसाइड हो जाएगी, मोलैलिटी दी हुई है क्वेश्चन में। ठीक है, देखो अब मोलैलिटी भी पता है और इसका ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वांट ऑफ फैक्टर 1 आ जाएगा। ये वाला अपना जो है सॉल्ट है, तो इसका 1 + 1 2 आ जाएगा इसका वांट ऑफ फैक्टर। ठीक है, इस वाले का कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, इस वाले का कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, अब हम कर लेते हैं सॉल्व। 2 इंटू अगर 0.1 करो तो आंसर जो आता है ये आ जाता है आपका, इधर ही लिख देता हूँ नीचे ए करके, ए इज इक्वल टू आ जाता है 0.02। ठीक है, अब बी वाले का देखो, अगर उसमें 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, 0.05 आ जाएगा। नेक्स्ट जो है 3 से मल्टीप्लाई करना है तो 0. सी वाले में 3 × 15 यानी 0.015 आ जाएगा। ठीक है, अगला करते हैं डी वाला। तो डी वाले में देखो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.01 आ जाएगा। ठीक है, 5 दूनी 10, तो 0.1 आ जाएगा। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे वैल्यू दिखी है आपको, ए में। तो आंसर कौन सा जाएगा, करेक्ट आंसर इज़ 1, यानी कि फर्स्ट आपका जो है करेक्ट आंसर है, यानी ए इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला जो है 2016 में आया है नीट सेकेंड, तो उसमें 2 बारी हुआ था क्योंकि एक बारी लीक हो गया था पेपर। तो वांट ऑफ फैक्टर आई फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन एक्वस ऑफ ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स बैरियम हाइड्रोक्साइड, पूरा एक फॉर्मूला लिख लो, BaOH का होल ट्वाइस, बैरियम हाइड्रोक्साइड में कितना होगा। तो बैरियम देखो एक अकेला में टूटेगा और 2 हाइड्रोक्साइड, तो टोटल कितने इलेक्ट्रोलाइट्स आ जाएंगे 3। तो आंसर क्या आ जाएगा, डी इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है मूव करते हैं। नीट कैंसिल, ये भी वही लीक हुआ था, दोबारा से फिर पेपर हुआ था। तो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 0.2 मोल पर kg सोल्यूशन ऑफ एक्स, ठीक है, इन वाटर इज़ ग्रेटर देन द इक्वीमोलल सोल्यूशन। इक्वीमोलल सोल्यूशन यानी कि दोनों के मोल्स बराबर हैं। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट लेकिन ज़्यादा है, ग्रेटर देन वाई से इन वाटर के अंदर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इन ट्रू इन दिस केस। देखो सिंपल से पहले समझ लेते हैं। कह रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट जो है एक का ज़्यादा है ना, बॉइलिंग पॉइंट का केस है। तो भाई बॉइलिंग पॉइंट का फार्मूला लिखो, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू वांट ऑफ फैक्टर भी लिख दो साथ में और मोलैलिटी भी लिख दो। देखो इन दोनों में इक्वीमोलल सोल्यूशन है। ठीक है, इक्वीमोलल का मतलब हो गया, इक्वीमोलल क्वेश्चन में लिखा था, इसका मतलब हो गया मोलैलिटी सेम है। भाई ये चीज़ तो सेम है, इसका मतलब क्या क्या चेंज हो सकता है, एक आई चेंज हो सकता है और एक के भी चेंज हो सकता है, तभी इसकी बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस आएगा। ठीक है, अब उसमें एक्स और वाई 2 चीज़ें थे, अब इनमें हमें कंपेयर करके बताना है। पहला लिखा है मॉलिक्यूलर मास ऑफ एक्स इज लेस देन द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाई। इसका कोई लेना देना नहीं है, मॉलिक्यूलर मास से लेना देना तभी होता है जब ये मोलैलिटी यूज़ होती है, इसमें मोलैलिटी यूज ही नहीं हो रही थी, हटाई दो। वाई इज अंडरगोइंग डिसोसिएशन इन ए वाटर वाइल एक्स अंडरगो नो चेंज। देखो ये बात उल्टी बात सही थी, अगर यहाँ पे एक्स लिख देता ना कि एक्स डिसोसिएट हो रहा है, तब वो बात बिल्कुल 100% सही हो जाता है। जो डिसोसिएट होगा उसका वांट ऑफ फैक्टर बढ़ जाएगा, उसकी बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगी। इसका मतलब अगर ये आंसर तभी सही होता बी वाला जब ये उल्टा लिखा होता। देख लेते हैं अगला, एक्स इज अंडरगोइंग डिसोसिएशन इन वाटर, ये बात बिल्कुल सही है, जो अभी मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया था वही तो बात लिखी है ये, तो यानी सी इज़ करेक्ट आंसर। तो अगला नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 2014 में आया है, वांट ऑफ फैक्टर से ही आपको सॉल्व करने के लिए वो बोल रहा है, क्योंकि सबकी मोलैलिटी एक जैसी है।
तो लार्जेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कहाँ पे होगा, सबसे ज़्यादा नेगेटिव कहाँ पे वैल्यू आने वाली है, तो जहाँ पे आई की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी। तो आई पहले वाले में देखें तो कितना आएगा 2, क्योंकि 2 आयंस में टूटेगा। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसका आंसर 1 आएगा। ये वाला देखा जाए तो एल्युमिनियम में 2 और ये 3, टोटल 5 में टूटेगा, ठीक है। K2SO4 देखा जाए तो 2 और प्लस 1, तो यानी टोटल में कितने में टूटेगा, ये 3। तो आंसर आपका कौन सा चला जाना चाहिए, सी इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 2011 में ये क्वेश्चन आया है, द वांट हाफ फैक्टर आई फॉर ए कंपाउंड विच अंडरगोज डिसोसिएशन इन वन सॉल्वेंट, ठीक है। डिसोसिएशन यानी टूट रहा है, एंड एसोसिएशन इन अदर सॉल्वेंट, एक में वो एसोसिएट हो रहा है और एक में डिसोसिएट हो रहा है, ठीक है। तो सॉल्वेंट रिस्पेक्टिवली। एक बात बता देता हूँ, अगर आपका डिसोसिएशन हो रहा है तो वांट हाफ फैक्टर की वैल्यू जो है इस तरह से वेरी करती है, 1 माइनस अल्फ़ा प्लस एन अल्फ़ा। अगर आपका एसोसिएशन का केस है तो वो आपकी आई की वैल्यू जो है 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बाई एन हो जाता है। इसका मतलब है इस केस में वैल्यू एसोसिएशन में घट जाती है आई की, और इस केस में बढ़ जाती है। तो हम देख लेते हैं। तो लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 1, तो आंसर में हमें ये बोलना है, पहले हमें डिसोसिएशन को दिमाग में रखते हुए बोलना है, जिसमें आंसर आएगा ग्रेटर देन 1, ठीक है। और दूसरे में जो है सॉल्वेंट में जो एसोसिएट हो रहा है वहाँ लेस देन 1, तो आंसर जो आना चाहिए वो सी इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं अब। 2011 में आया, द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर ए वाटर, ठीक है। दिया हुआ है के एफ की वैल्यू दी हुई है आपको कितनी, 1.86, ठीक है। अगला लिखा है, इफ़ 5 ग्राम सोडियम सल्फेट इज डिजॉल्व इन ए 45 ग्राम वाटर, ठीक है। द फ्रीजिंग पॉइंट इज चेंज बाई इतना, यानी चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट सॉरी, दिया हुआ है डेल्टा टी एफ। कैलकुलेट द वांट हाफ फैक्टर, आई निकालना है भाई, फार्मूला लगाओ सीधा आंसर आ जाएगा। डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ और साथ में आई वांट हाफ फैक्टर इनटू मोलैलिटी। तो डेल्टा टी एफ की वैल्यू है, माइनस का साइन हटा दो क्योंकि चेंज लेना होता है, यहाँ पे 0 माइनस करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 382। आई की वैल्यू हमें निकालना है, के एफ की वैल्यू है माइनस 1.86, वो भी माइनस का लेना देना नहीं, 1.86 इनटू मोलैलिटी। मोलैलिटी देख लो कितना आ जाएगा, मोल्स ऑफ सल्यूट निकालना पड़ेगा, 5 डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर वेट। मॉलिकुलर वेट कितना आ जाता है सोडियम सल्फेट का, तो 23 इंटू 2 प्लस सल्फेट का यानी सल्फर आ गया 32 प्लस ऑक्सीजन 16 इंटू 3, 4 करना है, 16 दूना 32, 16 तीन 48, 16 चौके 64, 64 ये मॉलिकुलर वेट आ गया। और वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना आ जाएगा, 45 डिवाइडेड बाय 1000 kg में, ठीक है ना। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो भाई इधर से जल्दी से देखते हैं 3.82। अब अगर हम इसको देखा जाए तो ये जो है मॉलिकुलर वेट कितना बन जाता है यहाँ पे, इसका डबल 46 प्लस 32 और ये अगर हम ऐड करें तो 96 आ जाता है। 96 और 46 कितना आ जाता है, यानी इसका सबका टोटल करें तो 142 के करीब बन रहा है, ठीक है। तो अपना भाई आई इंटू 1.86 इंटू, अगर इसको भी यहीं पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं जल्दी से फटाफट, तो ये कितना आ जाता है, ये अपना आ जाता है तकरीबन 9.3, ठीक है 9.3 आ जाता है। नीचे आ गया अपना 142 मॉलिकुलर वेट, इधर है 42 45, ऊपर हम भेज देते हैं 1000 को, ठीक है 1000 ऊपर भेज देते हैं। अब देखो अब हम सॉल्व करते हैं पूरा। तो अगर हम यहाँ पे देखा जाए नीचे वाली टर्म का अगर मल्टीप्लाई करें तो वो कुछ बनता है 390, ठीक है। अब आई आ गया यहाँ पे इंटू, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करें तो 930 आ जाएगा, 9300, ठीक है 9300, और ऊपर से यहाँ पे है 3.82। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको ऊपर भेज देते हैं और आई की वैल्यू निकालते हैं, 82 इंटू 6390 डिवाइडेड बाय 9300, हाँ 9300 ही है, इज इक्वल टू आई। तो भाई सॉल्व कर लो, ये जीरो उड़ा दो। अब इस सब को अगर हम डिवाइड करें तो जो एग्जैक्टली आंसर बनना चाहिए वो बनेगा 2.62, इसके करीब आया है। अब वांट हाफ फैक्टर जो है 2.62 आया है, ठीक है। अब इसमें जो है ये आपका आंसर दिया हुआ है, बी इज़ करेक्ट आंसर, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। मेंस 2011 में आया है, तो इसमें क्या कह रहा है, 0.1 मोलल का मतलब होता है मोललिटी, यानी वो चीज़ दी हुई है। वीक एसिड है जो 30% आयोनाइज, यानी अल्फ़ा दिया हुआ है आपको, इस बार 30% लेना है। के एफ जो है इसका दिया हुआ है इतना। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन कितना होगा ये बताना है, ठीक है। चलो क्वेश्चन करते हैं फटाफट। तो डेल्टा टी एफ यहाँ पे फार्मूले में डालना है क्वेश्चन में आपको, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू मोलैलिटी।
देखो अब 30 आई की वैल्यू अलग से निकालो पहले, 1 माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा कितना लेना है 0.3, क्योंकि 30% ही आयनाइज हुआ है। और क्वेश्चन में देखो कौन सा है, हाँ वीक एसिड है, ठीक है एसिड में, लेकिन एक ये बात नहीं बताई कि डाई है या मोनो है, इसलिए हम यहाँ पे 1 वैल्यू उसकी यूज़ करेंगे, ठीक है ना। कुछ नहीं बोला तो आप यहाँ पे 1 वैल्यू ले लो, ठीक है। तो 0.3 इंटू 1, ठीक है, ये आ गया। तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है अपना, यहाँ से ये कट जाएगा तो इसकी वैल्यू 1 ही आ जाएगी, ठीक है। आई की वैल्यू जो है अपनी 1 आ गई, ठीक है 1 आ गई। अब हम इसमें फार्मूले में पुट कर देते हैं सारी वैल्यू, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू 1 इंटू के एफ की वैल्यू है 1.86 इंटू मोलैलिटी निकालेंगे। मोलैलिटी में कैसे 0.1 ही दिया हुआ है डायरेक्टली, तो ये आपका आंसर जो आता है 0.186 आ जाता है। तो यानी कि अब हम जानते हैं डिप्रेशन हुआ है फ्रीजिंग पॉइंट, तो माइनस का साइन लग जाएगा, तो आंसर कौन सा चला जाएगा, ए इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जो 2010 में आया है, बढ़िया सवाल। ऑन एक्वस सोल्यूशन इज़ 1 मोलर इन पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है, विच चेंज विल काज द वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन टू इंक्रीज। कौन सा चेंज जो है वेपर प्रेशर को बढ़ाएगा, सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रोलाइट्स आप जितना ज़्यादा ऐड करते जाओगे वो बढ़ाता जाएगा। तो जो इसमें आंसर आना चाहिए, देखते हैं क्या आंसर आना चाहिए। तो ऑस्मेटिक प्रेशर का पहले फार्मूला लिखो, पाई इज इक्वल टू क्या होता है CRT, और आई भी लगा दो, ठीक है आई भी लगा देते हैं। तो क्वेश्चन में पहला ऑप्शन दिया हुआ है एडिशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, दूसरा दिया है एडिशन ऑफ सोडियम सल्फेट। देखो ये सारे के सारे सॉल्ट हैं, ठीक है ना। अब इनमें क्या है, कॉमन आयन इफेक्ट लग जाएगा, जहाँ पे सोडियम आ रहा है और जो सेम आयन आ रहे हैं, जैसे कि मान लो ये भी 2 डाइवेलेंट आयन्स हैं और यहाँ पे भी डाइवेलेंट्स हैं, ठीक है, ये भी है, ये भी आयन्स है, तो इस वाले की वजह से फ़र्क नहीं पड़ने वाला, यानी इनकी वजह से बढ़ने वाला नहीं है, क्योंकि ये डिसोसिएशन को फर्दर रोक देगा। इसमें एक कंसेप्ट लगता है कॉमन आयन इफेक्ट, ठीक है। तो ये वाला देखो एक नया है बिल्कुल, एडिशन ऑफ वाटर इज़ करेक्ट आंसर, ठीक है, डी आंसर इज़ करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं अब। 2009 में ये सवाल आया है, इसमें मोलैलिटी दी हुई है 0.0020 मोलर एक्वस सोल्यूशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड आपका ये दिया हुआ है, फ्रीज कर रहा है इतने, ठीक है, माइनस में टेम्परेचर दिया है। नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द आयंस विच 1 मोल ऑफ आयोनिक कंपाउंड प्रोड्यूस ऑन बीइंग डिजॉल्व इन ए वाटर। नंबर ऑफ मोल्स बताने, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयंस कितने मिलेंगे जब ये 1 मोल आयोनिक कंपाउंड को डिजॉल्व करेंगे। तो फार्मूला डाल देते हैं, डेल्टा टी बी आपका की एफ वाला आएगा, फ्रीजिंग पॉइंट वाला, के एफ आ जाएगा, इनटू आई आ जाएगा वांट ऑफ फैक्टर, इनटू मोलैलिटी। तो इसमें कह रहा है कि आयंस यानी आई की वैल्यू निकालो आप पहले यहाँ से। तो डेल्टा टी एफ कितना दिया हुआ है 0.00732, ठीक है। के एफ की वैल्यू जो है नीचे आ जाएगी, तो मैं यहीं पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ के एफ नीचे। तो के एफ की वैल्यू आपको दी है 1.86, ठीक है। अपना मोलैलिटी भी नीचे आ जाएगा, मोलैलिटी कितना है 0.0020, ठीक है। अब यहाँ से देखो ये 0 हटाया, यहाँ पे लगा दिया, तो यहाँ पे ये 2 आ गया, तो इसके साथ काटो तो ये आ जाता है अपना 3.16, ठीक है। अब इसको काटो तो ये पूरा एग्जैक्टली कट रहा है, थोड़ा बहुत आसपास है, यानी कट जाएगा तो ये आ जाता है 1.69 के करीब। तो ये आई की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब इसमें डिसोसिएशन वगैरह कुछ दिया नहीं है वैसे, ठीक है, हाँ इसमें कुछ नहीं दिया, तो आंसर जो है आपका उसके करीब आना चाहिए, तो ये 1.69 यानी तकरीबन 2 के करीब आंसर आएगा, तो डी इज़ करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं, चलो देखते हैं क्या है क्वेश्चन में। 2017 का सवाल है, ठीक है, 2007 का 0.5 मोलर एक्वस सोल्यूशन ऑफ ए वीक एसिड, ठीक है, मोलैलिटी दी हुई है आपको और 20% आयोनाइज हुआ है, तो आई इज इक्वल टू आपका जो मिल जाएगा यहाँ से 1 माइनस अल्फ़ा प्लस एन अल्फ़ा। तो अल्फ़ा की वैल्यू 0 यहाँ पे 0.2 डालनी है, ठीक है। तो प्लस एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, देखो एच 1 आ जाएगा और ये भी 1, तो 2 आ जाएगा नंबर्स, तो 2 इंटू 0.2, इसको सॉल्व करो, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा 0.4, और यहाँ पे 0.2 माइनस का तो 1, तो इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो ये आ जाता है 1.2, ये आ जाता है, ठीक है, आई की वैल्यू। अब हमें क्या निकालना है इसमें, लोअरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा टी एफ निकालना है। तो यहाँ पे आई की वैल्यू डाल देना है और के एफ डाल देना है और मोलैलिटी, तो सब कुछ पुट करो, आंसर ख़त्म। 1.2 इंटू के एफ की वैल्यू आपको क्वेश्चन में 1.86 दी है, ठीक है, इंटू मोलैलिटी आपको 0.5 दी है। अगर आप इन सबको मल्टीप्लाई करते हो
तो जो ये आधा है तो इसको आप 0.6, 18 छक्के 18 पंचे में 108, तो तकरीबन 1.12 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 116 आता है तो हम 12 लिख दिया है। तो आंसर कौन सा करेक्ट है? बी आंसर इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अभी पिछले साल आया है 2022 में, इन 1 मोलर सोल्यूशन दैट कंटेन्स 0.5 मोल ऑफ सोल्यूट देयर इज, यानी भी कितना सॉल्वेंट है ये बताना है। मोलरिटी का फॉर्मूला डालना था। मोलरिटी होता है मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, और हमें ग्राम में आंसर बताना है क्योंकि सब ग्राम में है, ठीक है। तो मोलरिटी दी है 0.5, 1 मोलर, सॉरी 1 मोलर दिया है, मोल्स दिया है, ठीक है। मोलर दिया है 1 और मोलरिटी 0.5 और वेट ऑफ सॉल्वेंट इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आपका आंसर आ जाता है W इक्वल टू 0.5 kg, और ग्राम में लिखोगे तो 500 ग्राम। तो आंसर कौन सा चला जाता है? बी इज़ करेक्ट आंसर। तो ये आपका PYQ ताबड़तोड़ सीरीज़ का जो पहला चैप्टर था, सोल्यूशन हमने जो कंप्लीट करा दिया है। बस अब आपने क्या करना है, जब तक नीट नहीं आ जाता 1 से 10 बार, यानी कि आज 1 प्रैक्टिस, कल 2, 3, 4 ऐसे 10 प्रैक्टिस, 10 प्रैक्टिस आप कर लेते हो इस चैप्टर के, तो आप इस चैप्टर में माहिर हो जाओगे। फिर आपसे आने वाले टाइम में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है, ठीक है। बस आपने क्या करना है, बार बार रिवीजन, और जैसे कुछ भूलने लगा बस एक बारी क्वेश्चंस निकाला, अगर नहीं समझ में आया, डाउट आया तो वीडियो फटाफट देखिए हमारी और फिर आगे बढ़ गए, ठीक है। बस आपने यही फॉलो करते रहना है।